नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये एक संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 8 या 10? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 12, 11, 13 या 10? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है और वैसे मूल रूप से स्वर 11 होते हैं। जब 11 होते हैं लेकिन एक की कोई मात्रा नहीं होती है, इस प्रकार मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक से अधिक स्वर के वर्ण के व्यंजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ई, च, छ, ज आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठे से, मूर्धन्य से या तालव्य से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ई, च, ज का उच्चारण तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर। ये इनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी कि इसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिए जाते, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उसे स्वर कहते हैं और ये व्यंजन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए और आई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई, जो कि दीर्घ स्वर नहीं है, ये ऋस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गे, जे, व या से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन इसमें से वे है और ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये, रे, ले और वे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52 या 56? तो हिंदी भाषा में 52 लिपियां हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? से है, त, द, ठ, ड, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, से है, ये उसमें व्यंजन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन, यह रेलवे को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन या इनमें से कोई नहीं? तो यह रेलवे को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है? ले, में या जे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है, जो कि उसमें व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रेक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और आई कंठ तालव्य कहलाते हैं और ओ और औ ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या मात्रा? तो उसे वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंते, नासिकीय, मूर्धन्य या अनुस्वार? तो उन्हें दंते कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग से, अनुपयोग से, प्रयोग से या सदुपयोग से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, ईसाई, ऊर्ध्वस्वी या आतोसुख्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वस्वी में कोई भी स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अन्य प्रत्यय? तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो शब्द क्रिया से बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस समास में पहला पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधात्मक सर्वनाम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जो कि सर्वनाम संज्ञा शब्दों से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकर्म क्रिया। यानी कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पे पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। और अकर्म क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। द्विकर्मक क्रिया जो कि सकर्म क्रिया का एक उपभेद है। और प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य के द्वारा करवाता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, देवीय या देवता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या वाच्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? पदकर्म, अन्वय, उद्देश्य या विधेय? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में परस्पर सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सघोष, जो कि मुख्य आकृति के आधार पर व्यंजन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव का भेद है। इसके 2 भेद माने जाते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विदुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदुर, जो कि पुल्लिंग शब्द है, जबकि दीमक, रात और वर्षा ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसके और योजक द्वारा जोड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं जिसमें से 2 उपवाक्य होते हैं जिसमें से एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अगला क्वेश्चन, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा,
उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे उपभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में की जाती है उसे क्या कहते हैं? आगत स्वर, ऊष्म स्वर, अंतस्वर स्वर या अयोग हुआ स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें अयोग हुआ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 2 होती है, अंग और अ। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से प्रकार से मिलकर बनती है? जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनती है, और विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है और अवयव से बनती है। इन 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, के से लेकर मे तक, के से लेकर मे तक। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? दोस्तों ये रिपीट वर्सन है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ऋस्व स्वर या फिर फलुत स्वर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फलुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य ग, ज, न और में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज, जो कि तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द। और भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक छंद में कितने मात्रा होती है? 10, 12, 16 या 25? दोस्तों चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवैया, जो कि एक वर्णिक छंद है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यति। छंद को पढ़ते समय जो हमें ठहरना पड़ता है या ठहराव आता है तो वहाँ पर यति का प्रयोग किया जाता है या फिर उसको यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे विषम मात्रिक छंद है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा या फिर सोरठा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कुंडलिया छंद। अगला क्वेश्चन है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार या दृष्टांत अलंकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक या उत्प्रेक्ष या भ्रांतिमान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 9? तो मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।